नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है बेटी का घर। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा था। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना तो नहीं पड़ता। प्रतिभा और शांतनु मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते थे। निशांत ने गुस्से वाले शब्दों में पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या फिर नहीं? आखिर कब तक दामाद के घर पे पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है? घर ससुर? अरे वही जैसे घर दामाद रहता है वैसे आप तो घर ससुर बन गए। मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चल गया है जो ऐसी बातें करते हैं। अरे तो अब मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि मैंने घर ससुर का फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना तो नहीं पड़ता। प्रतिभा और शांतनु मेरी हर बात का बहुत ख्याल रखते हैं। और सुनो निशांत, जब वे लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो प्रयागराज का धनराज ओल्ड सिटीजन होम ही तो है जो मुझ जैसे उपेक्षित बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए है। इसलिए तुम लोग अब चिंता मत करो, रेखा के ससुर अविनाश जी ने कहा। जवाब में निशांत कुछ और नहीं बोल पाया। तो फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत के धज्जियां उड़वाते रहिए। रेखा को अपने ससुर के कहे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़े। हाँ हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप रहने से तो बेहतर है मैं इज्जतदार घर ससुरी बना रहा हूँ। और इसी के साथ उन्होंने फोन पटक दिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। निशांत ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। रेखा को अपने आप पर ग्लानि हो आई। सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और निशांत की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाकर रहना पड़ रहा है तो मायके के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसकी भाभियां क्या माँ को ताना नहीं मारेंगी और ताने मारने का ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से वे जाने देंगी? नहीं नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मनाकर वापस लाना ही पड़ेगा। इस बारे में पहले निशांत से बात करनी होगी। ये सोचकर रेखा ने निशांत से कहा, देखो जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वह तुम्हारे पिताजी है और उन्होंने तुमको डांट भी दिया, उलाहना भी दे दिया। तो क्या हुआ? तुम्हें चुप रहना था। थोड़ा सा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो यह बात का बतंगड़ तो न बनता। हाँ हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही। लेकिन तब एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। उस पर रात दिन बाबूजी की शिकायत कर करके तुम्ही ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। अब भी तुम्हें बाबूजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 15,000 रुपए जाने का गम सता रहा है। इस तरह निशांत ने सारा दोष रेखा के सिर मढ़ दिया। तब वह तिलमिला उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। निशांत को जब रेखा ने उल्टा ही ना दिखाया तो वह खामोश रह गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर जो हो गया सो हो गया। अब इस पर बहस करके क्या होगा? जरा सोचो कि उन्हें कैसे वापस बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह अब खुद से तो आने वाले हैं नहीं। अभी तो वह प्रतिभा के घर पर है। पर जहाँ कहीं उनके आत्मसम्मान को जरा भी ठेस पहुंची तो वह धनराज ओल्ड सिटीजन्स होम जाने में एक पल की भी देर नहीं करेंगे। उसके बाद वहां से वह शायद ही वापस आए। तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ, रेखा ने कहा। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी तो हमें ही करनी पड़ेगी। पिताजी हैं। नहीं, रहने दो। बाबूजी को गए महीना भर तो हो ही गया। अब हफ्ते भर बाद ही बच्चों के क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली है। हम सब जाकर बाबूजी को मनाकर आदर के साथ वापस ले आएंगे, निशांत ने कहा। उन दोनों की बातें सुनकर हुर्रे कहते हुए श्वेता और शौर्य पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर आ गए। जब मम्मी पापा की ऊंची आवाज सुनकर वहां आ गए थे, पर्दे के पीछे छुप गए थे। और जब उन्होंने सुना कि दादाजी को वापस लाना है तो खुश होकर पर्दे से बाहर निकल आए थे। माँ, सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में पूछ रहे थे। हाँ बेटे, वह जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे?
रेखा ने भीगे स्वर में कहा तो निशांत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपनी कार से बाबूजी को लेने के लिए निकल पड़े। निशांत ने घर छोड़ने से पहले फोन पर प्रतिभा से यह पूछ लिया था कि बाबूजी घर पर हैं कि नहीं और उनका कहीं जाने का कार्यक्रम तो नहीं है। सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को नहीं समझ पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल निशांत और रेखा का था। जब तक बाबूजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि बाबूजी बेवजह उनके कामों में टोका-टाकी करते हैं, बच्चों से गैर ज़रूरी बातें करते रहते हैं और उनका समय बर्बाद करते हैं। बाबूजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था कि जैसे घर में सबकी आज़ादी खत्म हो गई है। बाबूजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण करने के लिए खुद को भी अनुशासित रहकर आचरण करना पड़ता है। तभी तो बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानेंगे और कुछ सीख पाएंगे। तब रेखा और निशांत को उनकी ये बातें कोरी बकवास लगा करती थी, किंतु आज उन्हें बाबूजी की कही एक-एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा था। बाबूजी से हर महीने उनकी पेंशन न तो उन्हें याद रहा, या यूं कहे कि अपना अधिकार तो उन्हें याद रहा, पर फर्ज निभाने से वे चूक गए। अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती हुई रेखा अक्सर भूल जाती थी कि बाबूजी चाय के लिए इंतजार कर रहे होंगे। वह शुगर के मरीज हैं, पर उनके ही दिए हुए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। निशांत ने भी कभी ये न सोचा कि वृद्ध पिता को उससे कुछ उम्मीदें हो सकती है। 2 घड़ी निशांत से बात करने को भी वह तरस जाते, पर उसको इसकी कोई परवाह न थी। बाबूजी ने तो निशांत के बड़ा होते उसे अपना मित्र बना लिया था, वही कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। अचानक गाड़ी हिचकोले खाकर रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि पास ही में एक मोटर गैराज था। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि ब्रेक पाइप फट गया है। उसे ठीक करने में कम से कम 4-5 घंटा लगेगा। चूंकि यह एक इत्तेफाक था कि हादसा रेखा के मायके वाले शहर में हुआ था, इसलिए कोई और उपाय ना देखकर उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक रेखा के मायके में रुकने का फैसला कर लिया। एक टैक्सी लेकर निशांत अपने परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। उन्हें अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। रेखा के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां थी। बड़े भैया के 2 जुड़वा बेटे विनय और अजय तथा छोटे भैया की एक बेटी नैन्सी थी। बच्चों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए जल्दी ही सब बच्चे एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंग मचाने लग गए। माँ बाबूजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद रेखा निशांत को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहाँ उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारी में जुटी थी। रेखा ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर उन्होंने उसका मन रखने के लिए चावल बीनने की थाली पकड़ा दी और वहीं रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बिठा लिया। रेखा ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना लिए थे। वे अब 3 तरह की सब्जियां बना रही थी। तब रेखा ने पूछा कि भाभी, ये कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा, मम्मी पापा बहुत से खाने की चीजों से परहेज करते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है। पर माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रही हो? रेखा ने पूछा। तो जवाब छोटी भाभी ने दिया, तो क्या हुआ, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर उनके लिए कुछ करने में कष्ट कैसा? ये तो हमारा फर्ज ही है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर के लिए करती हो, उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं करती। मैंने क्या किया और आपको कैसे पता चला? रेखा कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली। अब रहने भी दो दीदी, बड़ी भाभी हंसती हुई बोली। ज्यादा बनो मत, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारे और निशांत के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। रेखा के मन में जाने कैसे कैसे विचार और संदेह सिर उठाने लगे कि बाबूजी ने जरूर इनकी शिकायत की होगी और इसीलिए भाभियां उसे यूं ताने मार रही हैं। पर मन का संशय प्रकट न कर रेखा बोली, क्या बताया बाबूजी ने? क्या वह हमसे नाराज है? अरे भला क्यों नाराज होंगे वह तुमसे? तुम्हारी और निशांत की तो बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू हो तो ऐसी कि किसी चीज के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और क्या क्या कहती रही, पर रेखा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी भी बाबूजी की परवाह नहीं की।
अपनी सुविधा के अनुसार इस बात का ख्याल किए बगैर कि वह खाना बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए उचित है भी या नहीं, वो कुछ भी उनके सामने रख देती थी। शुरुआत में 2-3 बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। नतीजतन उनकी तबीयत आए दिन खराब होती रहती थी। एक उसकी भाभियाँ हैं जो उसके स्वस्थ माता-पिता का भी कितना ख्याल रखती है, और एक वह है, दूसरी ओर बाबूजी है कि इतना होने पर भी मायके में उसके किसी से शिकायत नहीं की, तारीफ ही की। पश्चाताप की आग में जलती हुई उसकी भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। अब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि अब आगे से कभी भी बाबूजी को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर निशांत भी रेखा के भाइयों का अपने माता-पिता के साथ व्यवहार देखकर ग्लानि से भरा जा रहा था। रेखा के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने ही उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपयों का ब्यौरा देने के लिए कुछ कहा नहीं था। कुछ देर पास बैठकर पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर वो लोग निशांत के साथ व्यस्त हो गए। निशांत मन ही मन सोच रहा था कि वो तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इसलिए उसे तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की अधिक जरूरत थी। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपनी बात कहते भी तो किससे? वह क्यों नहीं अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ पाया? अब से वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी जरूरतों को अपने कमाए रुपयों से पूरी करेगा। 3-4 घंटे के बाद गाड़ी ठीक होकर घर आ गई, पर रेखा के घर वालों ने जिद करके उन्हें एक दिन और रोक लिया। इस दौरान निशांत ने रेखा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार के तौर तरीके देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों को पहचानते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीजों की मूल जड़ होते हैं, हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि मूल और जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का वृक्ष कैसे फूल सकता है? जब से रेखा और निशांत बच्चों सहित बाबूजी को लेने के लिए निकले थे, उन दोनों के सामने अपना ध्येय बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ करके बाबूजी अवश्य उनके साथ घर वापस आ जाएंगे। भला उनके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कभी घर ससुर बनकर रह सकता है? यह सब तो उन्हें सबक सिखाने के लिए बाबूजी ने किया होगा। इस विश्वास के साथ वे खुश खुश मन से अपने मंजिल की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बेल बजाई तो दरवाजा प्रतिभा के पति ने खोला और नमस्ते बोलकर अंदर आने को कहा। रेखा, निशांत और बच्चे अंदर आ गए। प्रतिभा ने निशांत से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? तभी बाबूजी कमरे से बाहर आए। उनको देखकर निशांत और रेखा उठकर उनके पैर छूने लगे। फिर निशांत ने कहा, बाबूजी आप हमारे साथ घर चलिए। इस पर बाबूजी कुछ बोले नहीं और जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गए। उनको ऐसे चुपचाप शांत देखकर फिर निशांत ने कहा, बाबूजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, जो हम आपका अच्छे से ध्यान न रख सके। बिना आपके घर खाली खाली सा लगता है बाबूजी। अरे रेखा, तुम भी तो कुछ बोलो ना बाबूजी को। रेखा तुरंत ही बाबूजी के पैरों के पास बैठ गई। बाबूजी, मेरी वजह से ही आप बहुत परेशान हुए हैं, ये मैं समझती हूँ, और आप मेरे वजह से नाराज होकर यहाँ आ गए। अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और आपने हम लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह से घर ससुर बनने का कहा था ना। बाबूजी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। लेकिन फिर भी बाबूजी कुछ न बोले। इस पर रेखा और निशांत की आंखें भर आई। तभी उनका पोता बोला, दादाजी चलिए ना, अपने घर चलते हैं। आपके बिना मैं किसके साथ खेलूं और मुझे कौन कहानियां सुनाएगा? प्लीज दादाजी चलिए ना। मासूम की बात सुनकर दादाजी ने बच्चे को गले लगा लिया और बोले, हाँ बच्चे, जरूर चलूंगा। यहाँ मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। और उसको गले से लगाकर वे रोने ही लग पड़े। ये देखकर वहां सभी की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा निशांत और रेखा बहू, मैंने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ही यह सब किया। लेकिन एक बात और है कि बहू के व्यवहार से मैं दुखी तो बहुत होता था, लेकिन जब इस बारे में निशांत से बात करने की कोशिश करता तो इसके पास तो टाइम ही नहीं रहता था। मैं तो तंग आ चुका था, इसलिए यहाँ चला आया। चलो, अब कम से कम तुम दोनों का अपनी गलती का एहसास तो हुआ है। चलो चलो भाई, सामान पैक करते हैं और हम लोग अपने घर चलते हैं।
बाबूजी की बात सुनकर उनकी बेटी और बहू और बेटा और दामाद सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्या आपको बाबूजी का निर्णय अच्छा लगा कि अपनी बेटी के घर जाके रहें? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।